नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपना जो चैप्टर है वो अभी चल रहा है रासायनिक साम्य या बोल सकते हैं अपन साम्य अवस्था, जिसमें अपन बफर विलयन पढ़ रहे हैं। तो अपन ने बफर विलयन और उसके जो दो प्रकार है, अम्लीय बफर और जो क्षारीय बफर होता है, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। ये अपना इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। इसके बाद अपन है ना एक नया चैप्टर अगले है ना वीडियो में अपन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ऑक्सीकरण, ठीक है ना, या रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या फिर उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें अपन ऑक्सीकरण नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ बफर विलयन के उदाहरण हैं, जैसे सोडियम एसिटेट और एसिटिक अम्ल है ना, बोरिक अम्ल और बोरेक्स है ना, ग्लिसरीन और HCl। ये क्या होती है? ये बफर विलयन होती है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बफर क्षमता क्या होती है। यदि कोई विलयन है, ठीक है ना, तो जब किसी विलयन है उसमें अम्ल या क्षार के मोलों की संख्या या की वह संख्या होती है, जिसमें क्या है जो बफर क्षमता है या जो बफर है उसमें एक इकाई का क्या है थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए। यानी कि यह किसी बफर विलयन के 1 लीटर के लिए यह किसी बफर विलयन के यह किसी बफर विलयन के किसी बफर विलयन के 1 लीटर के यह किसी बफर विलयन के 1 लीटर के लिए आवश्यक अम्ल 1 लीटर के लिए आवश्यक अम्ल एवं आवश्यक अम्ल एवं क्षार के आवश्यक अम्ल एवं क्षार के मोलों की क्षार के मोलों की वह संख्या है मोलों की वह संख्या है वह संख्या है जो उसके pH में एक इकाई का परिवर्तन कर दे, जो उसके pH मान में एक इकाई का परिवर्तन कर दे, एक इकाई का परिवर्तन कर दे, एक इकाई का परिवर्तन कर दे। फॉर्मूला हो जाएगा इसका बफर क्षमता बराबर अम्ल एवं क्षार के मोलों की संख्या और बटे में pH परिवर्तन, पीएच में परिवर्तन, इसी को अपन क्या है बफर क्षमता, ठीक है ना। इसी को अपन बफर क्षमता या फिर बफर सूचकांक कहते हैं, जिसमें क्या है अपन को 1 लीटर विलयन लेना है, अम्ल या क्षार है ना, तो उसके जो मोलों की संख्या है, ठीक है ना, तो ये मोलों की वह संख्या होती है जो उसके जो pH मान है, एक इकाई pH मान में परिवर्तन कर दे। तो फॉर्मूला हो जाता है बफर क्षमता बराबर अम्ल या क्षार के मोलों की संख्या है ना प्रति लीटर में और बटे में क्या है pH में परिवर्तन। तो एक छोटा सा टॉपिक था ये बफर क्षमता का। इसके बाद अपन पढ़ेंगे बफर विलयनों का महत्व। तो जो इम्पोर्टेंस है ना बफर विलयन का, क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो अपन पढ़ेंगे। बफर विलयन के अपने दैनिक जीवन में है ना बहुत सारे उपयोग हैं। इसके अलावा जो उद्योग कारखाने हैं, फैक्ट्रियां वगैरह हैं, तो वहाँ पे भी क्या है बफर विलयन
का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो अपना जो शरीर होता है, ठीक है ना, तो अपने शरीर में भी कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। इसमें अम्लीय रासायनिक अभिक्रियाएं भी हो सकती है, क्षारीय रासायनिक अभिक्रियाएं भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो अम्लीय और क्षारीय रासायनिक, या जिनको अपन जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, तो ये क्या करती है, एक निश्चित पीएच मान पर ही कार्य कर सकती हैं। यदि उनका पीएच मान कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना, तो वो क्या है, कार्य करना बंद कर देती हैं। उदाहरण के तौर पर जो पाचन होता है अपना, ठीक है ना, आमाशय में जो पेप्सिन है एंजाइम, वो केवल 1.4 से, है ना, 2 पीएच पर कार्य करता है। जो अपना आमाशय होता है, आमाशय में जो पेप्सिन एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम 1.4 से 2 पीएच के मध्य कार्य करता है, ठीक है ना। इसका जो पीएच मान है वो 1.4 से 2 पीएच के बीच होना चाहिए, तभी क्या है, अपने शरीर में जो रासायनिक अभिक्रिया है, जैव रासायनिक अभिक्रिया है, वो सुचारू रूप से कार्य कर पाएंगी। इसके बाद जो हमारा रक्त होता है, ठीक है ना, तो हमारे रक्त में भी एक बफर सॉल्यूशन कार्य करता है। एक बफर सॉल्यूशन होता है H2CO3 और प्लस में NaHCO3। H2CO3 और प्लस में NaHCO3, इन दोनों के बीच में क्या है, एक बफर तंत्र पाया जाता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या है, एक बफर तंत्र पाया जाता है, जो हमारा रक्त होता है, ठीक है ना। तो उन दोनों के बीच में ये क्या हो जाता है, बफर तंत्र होता है, जो रक्त के पीएच को 7.4 के निकट बनाए रखता है। इस बफर तंत्र के कारण क्या होता है, जो रक्त का जो पीएच है वो 7.4 के निकट रहता है, 4 के निकट रहता है, ठीक है ना तो इससे ज्यादा हो पाता है और ना ही इससे कम हो पाता है, ठीक है ना। तो अपना जो ब्लड होता है उसमें एक निश्चित पीएच मान का होना आवश्यक होता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है ना, तो अनेक प्रकार की जो शरीर में, है ना, एसिड बेस जो रिएक्शनें होती हैं, तो उसके कारण जो अपन तला भुना जो खाना पीना जो अपन खाते हैं वो अपन नहीं खा पाते। तो इसी बफर तंत्र के कारण ही क्या है कि अपन जो ज़्यादा तेल मसाले वाला जो सामान खाते हैं, जो भी चीज़ें अपन खाते हैं, तो वो क्या है, इसमें सारी इसमें डिजॉल्व हो जाती है, यानी कि इससे अपन को किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होता है, इसी बफर तंत्र के कारण। इसके बाद रासायनिक क्रियाओं के वेग का अध्ययन करते समय पीएच मान को स्थिर रखते हैं। कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यदि उसका वेग का अध्ययन, यानी कि वेग को अपन को ज्ञात करना है, ठीक है ना, या वेग के बारे में, अभिक्रिया कैसी हो रही है, तेज हो रही है ना, धीमी हो रही है ना, तो ये कहलाता है उसका वेग। तो उस वेग को ज्ञात करने के लिए भी अपन को इसका जो पीएच मान है वो क्या है, स्थिर रखना पड़ता है। इसके बाद गुणात्मक विश्लेषण में एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का उपयोग PO4 आयन के निष्कासन में करते हैं। ये जो दिया गया है, ठीक है ना, इन दोनों का बफर तंत्र होता है। इस बफर तंत्र के द्वारा अपन जो PO4 जो आयन होते हैं, इनके निष्कासन में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो गुणात्मक विश्लेषण होता है तो उसमें एसिटिक अम्ल और सोडियम एसीटेट का बफर विलयन का उपयोग करके PO4 जो आयन होते हैं, तो इनके निष्कासन में किया जाता है। इसके बाद है NH4Cl और NH4OH का बफर का उपयोग गुणात्मक विश्लेषण के तीसरी समूह के हाइड्रोक्साइडों के अवक्षेपण में किया जाता है। जो तीसरे समूह के जो थर्ड ग्रुप होता है, ठीक है ना, तो उसके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, है ना, तो उनको अवशोषण या उनके अवक्षेपण के लिए अपन जो बफर सॉल्यूशन वो होता है NH4Cl और प्लस में NH4OH। तो इस बफर तंत्र का उपयोग करके जो तृतीय समूह, जो तीसरे समूह के जो ग्रुप होते हैं या जो आयन होते हैं, तो उनके अवक्षेपण में इस बफर तंत्र का उपयोग किया जाता है।
उद्योग में बफर विलयनों का उपयोग, जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल से एल्कोहल जो शराब बनती है ना, किण्वन के द्वारा। किण्वन का मतलब होता है एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें क्या है, एंजाइम की उपस्थिति में, है ना, या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति बोल सकते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, उसमें जो क्रिया कराई जाती है उसको किण्वन बोलते हैं। तो जो गन्ना है, या मान के चलो जो बेर वगैरह जो फल होते हैं, है ना, तो उनसे जो एल्कोहल बनाई जाती है, ठीक है ना, तो वो किण्वन के द्वारा बनाई जाती है। और उसमें भी क्या है, उसमें जो पीएच मान रहता है उसका, वो 5 से लेके 6.5 के बीच रहता है। जो उसका जो पीएच मान है वो रहता है 5 से 6.5 के बीच में रहता है। जो शराब होती है, एल्कोहल, एल्कोहल जो बनाते समय है ना, तो जो उसका जो पीएच है वो 5 से लेके 6.5 तक रखते हैं। तो उद्योगों में बफर विलयनों का उपयोग किण्वन द्वारा एल्कोहल के उत्पादन में, जो चमड़ा उद्योग होते हैं, ठीक है ना, तो चमड़ा उद्योग में भी इसका, जो कागज वाला उद्योग है, कागज उद्योग में, ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जिसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो शर्करा, जो शक्कर, जो चीनी निर्माण वाले जो उद्योग होते हैं, है ना, तो चीनी निर्माण उद्योग में भी इन बफर तंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके बाद होता है बैक्टीरियोलॉजिकल अनुसंधान में, यानी कि बैक्टीरिया का संवर्धन है, बैक्टीरिया का अध्ययन करना है, ठीक है ना, उनके बारे में जो भी अपन को जानना है, तो उसमें भी, है ना, जिसको बैक्टीरियोलॉजिकल, है ना, अनुसंधान कहते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। संवर्धन माध्यम एक बफर होता है जिसका पीएच मान संतुलित रहता है और उसका उपयोग अध्ययन हेतु जीवाणु की वृद्धि के लिए किया जाता है। एक ऐसा अपन बफर तंत्र तैयार करते हैं जिसमें जीवाणु क्या है, उसमें रह सकते हैं, है ना, तो उसी बफर तंत्र में अपन जीवाणु का जो संवर्धन है या जो उनकी जो वृद्धि है वो अपन करवाते हैं। इससे क्या है, अपन को जीवाणु के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है पीएच मीटर के अंश संशोधन में, यानी कैलिब्रेशन में अपन, ठीक है ना, पीएच मान या जो बफर विलयन है उसका अपन उपयोग करते हैं। तो इतने सारे क्या है, बफर विलयन के उपयोग कह लीजिए, या जो महत्व है वो इतने सारे हैं। इसके बाद एक समीकरण है जिसको बोलते हैं अपन हेंडरसन समीकरण। अम्ल क्षार से संबंधित है, अम्ल के लिए अलग समीकरण है और एक क्षार के लिए अलग समीकरण है जिसको अपन बोलते हैं हेंडरसन समीकरण, ठीक है ना। तो इसके बाद अपन वो समीकरण भी देख लेते हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे हेंडरसन समीकरण के बारे में। तो इसमें अपन लिखेंगे किसी अम्लीय किसी अम्लीय किसी अम्लीय या क्षारीय किसी अम्लीय या क्षारीय बफर किसी अम्लीय या क्षारीय बफर के पीएच बफर के पीएच की गणना करने के लिए की गणना करने के लिए एक समीकरण, इसे समीकरण विकसित किया गया, एक समीकरण विकसित किया गया जिसे हेंडरसन हेंडरसन हसेलवच किया गया, जैसे हेंडरसन हसेलवच समीकरण कहते हैं। दोनों के लिए अलग अलग है, अम्लीय बफर के लिए अलग है और क्षारीय बफर के लिए अलग है। तो पहले अपन देखें अम्लीय बफर के लिए। अम्लीय बफर के लिए
अम्लीय बफर के लिए जो हेंडरसन समीकरण है वो है पीएच बराबर पी के ए, पीएच बराबर पी के ए प्लस लॉग लवण बटे में अम्ल, लवण बटे में अम्ल। लवण बटे में अम्ल, ये अम्लीय बफर के लिए है ना, अम्लीय बफर के लिए ये हेंडरसन समीकरण है। इसी प्रकार अपन लिखेंगे क्षारीय बफर के लिए, क्षारीय बफर के लिए क्षारीय बफर के लिए क्षारीय बफर के लिए है POH, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग लवण बटे में क्षार। तो ये आपके है ना हेंडरसन समीकरण हो गए, है ना। अम्ल के लिए अलग है और क्षार के लिए भी अलग है। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है, इन दोनों को ही आपको ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद कुछ रीजनिंग क्वेश्चन है छोटे छोटे, है ना, तो वो भी अपन है ना देख लेते हैं इसमें। जैसे पहला है कि मिठाई खाने से दांत खराब क्यों हो जाते हैं। जैसे अपन कोई मीठी चीज खाएंगे तो अपने जो दांत हैं वो क्या है खराब होने लगते हैं। तो कारण उसका ये है कि जो अपने दांत होते हैं उसमें एक प्राकृतिक परत होती है, ठीक है ना, एक प्राकृतिक परत होती है, ठीक है ना। ये इसका जो फॉर्मूला है वो है CA5PO4 का होल थ्राइज, CA5PO4 का होल थ्राइज, PO4 का होल थ्राइज OH। ये क्या होती है, एक प्राकृतिक परत होती है, ठीक है ना। तो जो अपने जो दांत होते हैं है ना उसमें एक प्राकृतिक परत होती है ना। इसका फॉर्मूला ये होता है, और मिठाई की जो शर्करा होती है ना का किण्वन H+ देता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है जो प्राकृतिक परत है वो क्या है वो हटती जाती है। तो जो शर्करा होती है जब उसका किण्वन होता है ना, तो उससे क्या है H+ आयन बनते हैं, जिससे क्या है इसका अपघटन होता रहता है। यह जो परत होती है वो धीरे धीरे क्या है खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। इससे क्या हो जाता है जो अपने जो दांत है वो खराब हो जाते हैं। इसके बाद रक्त में हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन पहुंचना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो अपने शरीर में जो ऑक्सीजन है अपन को पता है कि हीमोग्लोबिन के द्वारा है ना ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो जो हीमोग्लोबिन होती है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अपन ने जो ली चैटले प्रिंसिपल पढ़ा है, या जिसको लासा-तेलिया का सिद्धांत कहते हैं, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचना है वो लीसा-तेलिया सिद्धांत पर आधारित है, या जिसको अपन ली चैटले प्रिंसिपल कहते हैं। इस तरीके से जो अपना जो चैप्टर है यार ये पूरा है ना समाप्त होता है। इसके बाद जब अगला वीडियो आएगा है ना, तो अगले वीडियो में अपना अगला जो नया चैप्टर है वो अपन शुरू करेंगे, जिसका नाम होगा ऑक्सीकरण, है ना, या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या जिसको बोलते हैं अपन रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। तो उसके कई नाम है, अपचयोपचय भी उसका नाम है, ठीक है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया भी है, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया है ना, ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया है। तो इतने सारे नाम है ना। तो इस चैप्टर के बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है वो अपनी यहीं पर समाप्त होती है, ठीक है। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।
नमस्कार।